रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा नवलपुर गांव वह पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाजें और कुत्तों के भौंकने की गूंज सुनाई दे रही थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि सबको पता था तालाब वाली पिशाचनी रात में निकलती है। कहते हैं नवलपुर के पुराने तालाब में कभी एक युवती की आत्मा फंस गई थी। वो मरने के बाद पिशाचनी बन गई थी और अब हर रात अपनी प्यास बुझाने गांव में निकलती थी। लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर है, इतनी कि कोई भी उसकी आंखों में झांक ले तो खुद पर काबू खो बैठता है। लेकिन उसके होंठों पर खून की लाल परत और दांतों की नुकीली चमक उसकी असली पहचान उजागर कर देती थी। इस गांव में कुछ सालों बाद एक परिवार आ बसा। विक्रम, उसकी पत्नी मीरा, उनकी बेटी अन्वी और विक्रम की मां सरोजा देवी। वो लोग शहर से गांव में शांति पाने आए थे, लेकिन जिस घर में उन्होंने कदम रखा उसके पीछे की कहानी कोई बताने को तैयार नहीं था। पहली रात सब कुछ सामान्य था। विक्रम ने घर के बाहर नीम का पेड़ देखा और मीरा से बोला, कितना सुकून है यहां, शहर की तरह शोर नहीं। मीरा मुस्कुराई, हां, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है, ये घर बहुत शांत है। सरोजा देवी बोली, डर की क्या बात है बेटा, हम चारों हैं ना। लेकिन तभी हवा तेज चली और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी हिलने लगी। अन्वी खिड़की से झांकते हुए बोली, मां, कोई वहां खड़ा है। मीरा ने जब बाहर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, पर अचानक एक महिला की धीमी सी हंसी गूंज उठी, मानो कोई बहुत पास से कानों में फुसफुसा रहा हो। विक्रम बाहर भागा, पर वहां सिर्फ हवा थी और एक लाल चुन्नी जो पेड़ की टहनी पर उलझी थी। सुबह विक्रम ने गांव वालों से पूछा, रात में यहां कोई औरत घूमती है क्या? गांव का बुजुर्ग दामोदर काका वो चौंक उठा। बेटा, तुमने उसे देखा? विक्रम ने सिर हिलाया। सिर्फ चुन्नी मिली थी, दामोदर बोले। वो पिशाचनी है, वही चुन्नी पहनकर तालाब से निकलती है। जिस घर में तुम रह रहे हो वहीं पहले उसका परिवार रहता था, उसकी मौत यहीं हुई थी। विक्रम हंस पड़ा, काका, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन मीरा के चेहरे पर रंग उड़ चुके थे। उस रात फिर वहीं हंसी आई, इस बार खिड़की के बहुत पास। खिड़की पर किसी ने उंगलियों से निशान बना दिए थे, लंबे टेढ़े जैसे नाखूनों से खुरच कर बनाए गए हों। अन्वी डर कर मीरा से लिपट गई। मां, वो आंटी बार बार मुस्कुरा रही है खिड़की पर। मीरा ने देखा और उसका दिल थम गया। खिड़की के बाहर एक चेहरा था, सफेद, निर्जीव और आंखें खून सी लाल। वो मुस्कुरा रही थी, धीरे धीरे होंठों से खून टपक रहा था। विक्रम भागता हुआ आया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा का झोंका अंदर आया और दिए बुझ गए। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर सीढ़ियों से किसी के उतरने की अटक ठकपंड आवाज गूंजने लगी। सरोजा देवी ने कांपती आवाज में कहा, वो ऊपर कौन है? सब तो यहीं नीचे हैं। विक्रम ने टॉर्च उठाई और ऊपर चढ़ा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। अचानक टॉर्च की रोशनी में वही लाल चुन्नी दिखी, सीढ़ियों के बीच लटकती हुई। विक्रम ने जब उसे हटाया तो दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। नीचे से मीरा की चीख सुनाई दी। विक्रम भागता हुआ नीचे आया। अन्वी बेहोश थी और दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। बाहर वही महिला खड़ी थी, सफेद चेहरा, काले बाल और लाल चमकती आंखें लेकर। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तुम मेरे घर में क्यों आए? मीरा कांपती आवाज में बोली, हम यहां बसने आए थे। पिशाचनी मुस्कुराई, अब तो बसोगे, पर हमेशा के लिए। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और तेज हवा चली। सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। तालाब की दिशा से जलने की गंध आई और फिर पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो घर खाली था। सिर्फ लाल चुन्नी दरवाजे पर टंगी थी और मिट्टी पर लिखा था। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सुबह जब गांव वाले विक्रम के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था।
लेकिन अंदर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा और बस वही लाल चुन्नी दीवार पर टंगी थी। मीरा, विक्रम, अनवी या सरोजा देवी, किसी का भी नामो निशान नहीं था। पर मिट्टी पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां घसीटते हुए कदम रखे हों। दामोदर काका ने जब ये देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो फिर लौट आई है, पिशाचनी वापस आ गई। गांव के बाकी लोग डर से कांप उठे। किसी ने कहा, अब ये गांव बच नहीं पाएगा। रात होते ही नवलपुर में फिर वही आवाजें गूंजने लगीं। हवा में अजीब सी कराह और कहीं दूर से आती हंसी। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन उसी रात गांव का एक युवक राजन अचानक गायब हो गया। सुबह उसकी साइकिल तालाब के पास मिली और उसके कपड़े की जेब में वही लाल चुन्नी का टुकड़ा रखा था। गांव में अब अफवाह फैल चुकी थी कि विक्रम का परिवार पिशाचनी का हिस्सा बन चुका है और अब वो सब मिलकर बाकी गांव वालों को बुला रहे हैं। 3 दिन बाद अरवी नाम का एक रिपोर्टर अब नवलपुर पहुंचा। वो शहर से आया था और इन अफवाहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। गांव के लोग बोले, बाबूजी, रात में मत निकलना, यहां मौत घूमती है। पर रवि हंस पड़ा। मौत कोई घूमती नहीं, ये डर होता है जो इंसान खुद बना लेता है। रात को रवि अपने कैमरे के साथ तालाब के पास गया। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और बोला, मैं नवलपुर के उस तालाब के पास हूं जहां कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा रात में निकलती है। जैसे ही उसने कैमरे का फोकस तालाब पर किया, पानी में हल्की हलचल हुई। फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा, सफेद, सुंदर, लेकिन आंखों में लाल चमक के साथ। रवि कुछ समझ पाता इससे पहले कैमरा अपने आप बंद हो गया। वो पीछे मुड़ा तो हवा का झोंका आया और उसके सामने वही लाल चुन्नी गिरी। वो डर गया और भागने लगा, लेकिन पीछे से एक मीठी सी आवाज आई, कहां जा रहे हो? अब तो कहानी शुरू हुई है। रवि का शरीर जम गया। उसने मुड़कर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, आंखों में अजीब चमक और होंठों पर मुस्कान, जैसे किसी पुराने दर्द को छिपा रही हो। वो धीरे धीरे बोली, क्यों सब मुझे राक्षस कहते हैं? क्या किसी ने मेरी कहानी सुनी? रवि कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं राधिका हूं, वो जो कभी इंसान थी। तालाब के किनारे खड़ी वह औरत अब आसमान की ओर देख रही थी। मेरा पति मुझे जिंदा जलाकर इसी तालाब में फेंक गया था। मैं लौट आई, लेकिन इंसान बनकर नहीं, पिशाचनी बनकर। रवि धीरे से बोला, तो तुम बदला ले रही हो? राधिका हंसी, नहीं, मैं इंसाफ ढूंढ रही हूं। इतना कहकर वो गायब हो गई। रवि ने रिकॉर्डिंग दोबारा चेक की। कैमरे में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज और एक पृष्ठभूमि में हंसी। सुबह गांव के लोग तालाब के पास जमा हुए। वहां रवि का कैमरा पड़ा था और उसके पास मिट्टी में लिखा था, मैंने उसे देखा, वो सच्ची है। अब गांव में डर का माहौल और गहराने लगा। हर रात कोई न कोई गायब हो जाता और हर बार लाल चुन्नी किसी नए घर के बाहर मिलती। दामोदर काका बोले, जब तक उस तालाब को बंद नहीं किया जाएगा वो लौटती रहेगी। लेकिन कौन जा सकता था उस जगह पर? हर बार जो गया लौट कर नहीं आया। लोगों ने कहा कि विक्रम और मीरा अब उस तालाब की रखवाली करते हैं, आत्मा बनकर। कहते हैं अगर कोई रात में पानी में झांके तो उन्हें वो दोनों दिखाई देते हैं, हाथ में चुन्नी थामे, किसी नए मेहमान का इंतजार करते हुए। और फिर एक रात तालाब से फिर वही हंसी आई, धीमी लेकिन साफ, अब तो पूरा गांव मेरा है। सुबह होते ही तालाब के चारों ओर लाल रंग का पानी फैला था, जैसे किसी ने खून मिलाया हो। और तालाब के बीच एक नई चुन्नी तैर रही थी, जिस पर लिखा था, राधिका की आत्मा अभी भी अधूरी है। रात का तीसरा पहर था। हवेली के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं और पुराने दरवाजे अपनी ही धुन में चरमराते हुए डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। विक्रम कमरे के बीचों बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। ठीक उसके सामने जमीन पर राधिका की निर्जीव देह पड़ी थी, आंखें खुली हुई, चेहरा सफेद और होंठ नीले।
लेकिन विक्रम की नजर उसके गले पर थी। वहां कुछ अजीब सी नीली निशानें थीं, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। ये कैसे हुआ? नीलम की आवाज कांपी। तुमने कहा था हवेली में अब कोई नहीं आता, विक्रम ने थरथराती आवाज में कहा। वो फिर आ गई नीलम, वही वही लाल आंखों वाली औरत। नीलम चौंक पड़ी। क्या मतलब, तुम उसे फिर से देखे? विक्रम ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो खिड़की पर खड़ी थी और जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ा, राधिका चीख पड़ी। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। दूर मंदिर से आती घंटियों की आवाज अब डर का संकेत दे रही थी। तभी आरव, जो अब तक कोने में चुप खड़ा था, बोला, मां, मुझे लगता है ये सब उस हवेली के नीचे बने पुराने कमरे से जुड़ा है। कल रात मैंने वहां से किसी के बोलने की आवाज सुनी थी। नीलम ने झट से उसे डांटा। चुप रहो आरव, वो जगह शापित है, वहां कोई नहीं जाएगा। लेकिन सच तो यह था कि उस हवेली में अब सब कुछ शापित हो चुका था। अगले दिन गांव में खलबली मच गई। राधिका की मौत की खबर फैल चुकी थी और गांव वाले फिर से पुरानी बातें दोहराने लगे। पिशाचनी लौट आई है। जिसने भी उस पेड़ के पास कदम रखा वो बचा नहीं। वो अब इंसान नहीं, भूख है, खून की भूख। विक्रम ने फैसला किया कि अब और डरना नहीं है। उसने रात को उस पुराने कमरे का दरवाजा खोलने का निश्चय किया। नीलम ने रोते हुए मना किया। विक्रम, वहां जाना मौत को बुलाना है। लेकिन विक्रम बोला, अगर आज सच नहीं जाना तो हम सब एक एक करके मर जाएंगे। रात के 12 बजे विक्रम ने लालटेन उठाई और हवेली की सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे का कमरा नमी से भरा था। दीवारों पर किसी पुराने जमाने की लकीरें बनी थीं। तभी उसने देखा, दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मैं लौट आई हूं। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वो पलटा और सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद चेहरा, लाल आंखें और लंबे बाल जो जमीन तक फैले थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था। वो बोली, क्यों भुला दिया मुझे विक्रम? मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। विक्रम की सांसें थम गईं। तुम रक्षा? वो हल्का सा मुस्कुराई। अब याद आया? विक्रम के हाथ से लालटेन गिर गई और लौ बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और उसकी आवाज। जब तुमने मुझे उस पेड़ से बांध दिया था तब भी मैं जिंदा थी। तुमने अपने परिवार को बचाने के लिए मुझे मार दिया, लेकिन अब मेरा श्राप तुम्हारे खून में है विक्रम, तुम्हारे हर रिश्ते में। विक्रम ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैंने वो सब अपनी मजबूरी में किया था। पिशाचनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। मजबूरी? वो बोली, अब तुम्हारी मजबूरी तुम्हारी सजा बनेगी। नीचे जमीन हिलने लगी, दीवारें फट गईं। ऊपर से राधिका की आवाज आई, जैसे वो जिंदा हो। नीलम ने दरवाजा तोड़कर नीचे झांका, लेकिन वहां सिर्फ राख थी। राधिका की हंसी हवेली में गूंज रही थी और दीवार पर अब लिखा था, वो लौट आई है, अब कोई नहीं बचेगा। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली एकदम शांत थी, लेकिन गांव के बाहर के पेड़ पर फिर एक लाल दुपट्टा फंसा मिला। उसी के नीचे मिट्टी में किसी के पांवों के निशान थे, जो जमीन से नहीं, हवा में चल रहे थे। अब कहानी यहां से और भी डरावनी दिशा में मुड़ने वाली है, क्योंकि रक्षा की आत्मा अब सिर्फ हवेली में नहीं, पूरे गांव में फैल चुकी है। सुबह का सूरज उगा तो हवेली के चारों ओर का सन्नाटा और गहरा था। नीलम बरामदे में बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई थी। आरव लगातार बुखार में तप रहा था और उसके सपनों में वो बार बार एक ही बात बड़बड़ाता, वो पेड़ के नीचे खड़ी है मां, वो मुझे बुला रही है। नीलम ने डरते हुए खिड़की बंद कर दी। हवा में अब भी राख की गंध थी। हवेली की दीवारें ठंडी और सीलन भरी लग रही थीं, जैसे किसी ने उनमें से सारा जीवन खींच लिया हो। विक्रम के गायब होने के बाद अब हवेली में सिर्फ नीलम और आरव थे। लेकिन अजीब बात यह थी, रसोई में कभी कभी बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगते, सीढ़ियों पर कदमों की आहटें सुनाई देती और रात के समय किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आती।
गांव वाले अब हवेली के आसपास तक आने से डरते थे। बुजुर्ग कहते थे, वो रक्षा नहीं रही, वो अब पिशाचनी है जिसने उसे सताया। वो अब चैन से नहीं जी सकेगा। कई लोगों ने रात को हवेली की छत पर एक सफेद साया चलते देखा था। कोई कहता, वो विक्रम की आत्मा है। कोई कहता, नहीं, वो रक्षा का बदला लेने आई है। शाम को जब सूरज ढलने लगा, नीलम ने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, आरव, अब हम इस जगह से चले जाएंगे। यह हवेली अब हमारी नहीं रही। आरव ने धीरे से कहा, मां, लेकिन वो हमें जाने नहीं देगी। नीलम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कौन वो? आरव की आवाज बदल गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। वो पेड़ वाली औरत जिसने मुझे रात में बुलाया। उसने कहा, अगर गए तो बाकी सबको भी साथ ले जाएगी। नीलम ने आरव का माथा छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। वो कांपते हुए उठी और कमरे से बाहर भागी, लेकिन बाहर जाते ही उसके कदम ठिठक गए। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवा तेज हो गई। कमरे के कोने में वही पुराना लाल दुपट्टा रखा था जो उसने महीनों पहले पेड़ के नीचे देखा था। अब उस पर खून के धब्बे थे। अचानक आरव के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, मां देखो, वो आ गई। नीलम पलटी। सामने हवा में एक साया तैर रहा था। लंबी सफेद चादर, बाल जमीन तक फैले हुए और आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वो धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ी और बोली, तुम्हारा बेटा अब मेरा है। उसकी रगों में उसी का खून बहता है जिसने मुझे मारा था। नीलम चीख पड़ी, नहीं, आरव को छोड़ दो, वो निर्दोष है। पिशाचनी की हंसी हवेली में गूंज उठी। निर्दोष? कोई निर्दोष नहीं होता नीलम। विक्रम का खून उसकी नसों में है और अब उसका भाग्य भी वही होगा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खिड़कियां फट गईं। आरव हवा में उठने लगा। नीलम ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया। पिशाचनी ने आरव के माथे पर हाथ रखा और पल भर में उसकी आंखें भी लाल हो गईं। रात पूरी तरह हवेली पर छा चुकी थी। गांव के लोग दूर से हवेली की छत पर चमकती आग जैसी रोशनी देख रहे थे। किसी ने कहा, वो अब आरव के जरिए लौट आई है। दूसरा बोला, अब तो ये हवेली नहीं, मौत का घर है। सुबह जब कुछ साहसी लोग हवेली पहुंचे तो दरवाजे खुले हुए थे। अंदर नीलम अकेली पड़ी थी, जिंदा लेकिन बेसुध। उसकी आंखें खुली हुईं, पर उनमें अब कोई डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। आरव कहीं नहीं मिला। दीवार पर फिर वही लिखावट थी, अब मैं इस घर की मालकिन हूं। गांव वाले भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते किसी ने हवेली की खिड़की में झांका। वहां एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। अब पिशाचनी ने नया शरीर पा लिया था। अब वो इंसानों के बीच थी और कोई नहीं जानता था कि अगला शिकार कौन होगा। सुबह के धुंधले उजाले में गांव पर एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर की घंटियां बंद थीं, पक्षियों की चहचहाहट तक गायब थी। हवा में गीली मिट्टी और राख की गंध थी। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे, नीलम बच गई पर आरव गायब है। वो बच्चा अब इंसान नहीं रहा। उसी वक्त गांव से थोड़ी दूरी पर खेतों के बीच एक बच्चा चलता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े मैले थे, आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल शांत। वो था आरव। उसके कदम जहां पड़ते वहां की मिट्टी सूखने लगती, पत्ते मुरझा जाते और हवा में ठंड फैल जाती। वो सीधा उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचा, वही पेड़ जहां रक्षा की आत्मा रहती थी। उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, मां ने मुझे रोकने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारे पास हूं। पेड़ से एक साया निकला, लंबा, डरावना और धुएं सा, हल्का। वो रक्षा थी, लेकिन अब उसकी शक्ल पहले जैसी नहीं थी। अब वो पूरी तरह पिशाचनी बन चुकी थी। उसकी आंखें लाल नहीं, अब नीली हो चुकी थीं, ठंडी और शैतानी। उसने कहा, आरव,
अब तू मेरा वारिस है, मेरे अधूरे बदले को तू पूरा करेगा। गांव में उस रात अजीब घटनाएं शुरू हुईं। किसी के घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे, कुएं से औरत की हंसी सुनाई देती और खेतों में खून जैसे निशान मिलते। एक आदमी ने दावा किया कि उसने आधी रात को एक बच्चे को गांव के श्मशान में नाचते देखा। कहता था उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। नीलम अब भी हवेली में थी, जिंदा लेकिन टूट चुकी। वो हर रात अपने बेटे का नाम पुकारती, आरव लौटा, मां तुझे माफ कर देगी। लेकिन हर बार उसकी पुकार का जवाब सिर्फ हवा देती, एक फुसफुसाहट में। अब आरव नहीं रहा, सिर्फ मैं हूं। 3 दिन बाद गांव के प्रधान ने पंडितों को बुलाया। सबने मिलकर हवेली को पवित्र करने की कोशिश की। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक हवा ठहर गई, आग बुझ गई और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पंडित चिल्लाया, वो यहां है, आरव के रूप में। सबकी निगाहें हवेली के दरवाजे पर गईं। वहां आरव खड़ा था, पर उसकी आंखें अब पूरी तरह नीली थीं। उसके पैरों के पास जमीन पर राख की परत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सबने रक्षा को जलाया था, अब उसकी राख मैं हूं। पंडितों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन आरव जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। उसके चारों ओर नीली आग घूमने लगी। हवेली की छत हिलने लगी और हवा में वो दहाड़ सुनाई दी जो रक्षा की मौत के दिन गूंजी थी। नीलम ने कांपते हुए कहा, आरव, ये तू नहीं, ये वो है जो तुझमें छिपी है। आरव की आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो आंसू नीले थे। उसने कांपते हुए कहा, मां, मुझे बचा लो, वो मुझे पूरी तरह ले रही है। नीलम दौड़कर उसके पास पहुंची, उसे गले लगा लिया और चिल्लाई, रक्षा, मैंने तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तेरा गुस्सा मुझ पर नहीं, मुझसे पहले वालों पर था। अब इसे छोड़ दे, ये बच्चा है। अचानक हवेली में तेज रोशनी फैली। आरव की देह कांपने लगी और पिशाचनी की परछाई हवा में फटने लगी। हवा में उसकी चीख गूंज उठी, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये भी नहीं जिएगा। वो नीली आग आरव को घेरने लगी। नीलम ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा और बोली, अगर तुझे इसे ले जाना है तो मुझे भी ले जा। पिशाचनी की चीख और तेज हो गई और फिर अचानक सब कुछ शांत। जब सबने आंखें खोली, हवेली जल चुकी थी। नीलम और आरव दोनों कहीं नहीं थे, सिर्फ राख उड़ रही थी और दीवार पर झलकर उभरे अक्षर थे, अब शांति है, पर ज्यादा देर तक नहीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली, पर कुछ दिन बाद तालाब के पास खेलने वाले बच्चों ने एक आवाज सुनी, किसी औरत की मुलायम हंसी, और उसी पानी में उन्हें 2 परछाइयां दिखीं, एक औरत की और एक छोटे बच्चे की। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। पिशाचनी शायद खत्म नहीं हुई थी, उसने बस नया ठिकाना ढूंढ लिया था।